एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट? हम लोग अगर जनरली देखें तो रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं कि भाई लाइट किसी सरफेस से टकरा के रिवर्ट हो गई, रिटर्न हो गई उसी मीडियम में, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो अगर जनरली डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्ट्राइक्स ऑन अ, इट रिटर्न बैक्स इन इट्स ओरिजिनल मीडियम, इट रिटर्न बैक्स इन इट्स, जैसे अगर समझिए कि ये लाइट रे आया, किस सरफेस से टकराया और इसी मीडियम में, तो बच्चा आया किधर से था? एयर मीडियम से, गया किधर? एयर मीडियम में। यहाँ कोई मीडियम चेंज हुआ? जब मीडियम चेंज नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। अच्छा, चूंकि आईना में हम लोग अपनी इमेज को देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई कांच का दरवाज़ा हो, खिड़की हो, वहाँ तो हम अपने इमेज को नहीं देख पाते। रीजन? खड़े हो, तुम ही बताओ। हाँ बोलो। अच्छा, शीशा के पीछे कोटिंग किस चीज़ का होता है? क्यों सिल्वर का ही क्यों करते हैं? एल्युमिनियम क्यों नहीं करते ज़्यादा? कितना परसेंटेज सिल्वर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है? ऑलमोस्ट। बच्चा इसलिए नहीं देख पाते चूंकि जो कांच का दरवाज़ा या खिड़की होता है उसके पीछे पॉलिश्ड सरफेस नहीं होता है, इसलिए लाइट क्या होता है? मीडियम से पास कर जाता है, मीडियम से पास कर जाता है, समझ गए? लेकिन जब हम लोग पॉलिश कर देते हैं सरफेस को तो उसके पीछे पॉलिशिंग होती है सिल्वर की, जो कि 93 to 95% लाइट रेज को रिटर्न कर देता है। 93 to 95% लाइट रेज को उसके वापस मीडियम में भेज देता है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, रिफ्लेक्शन को अगर डिवाइड करें तो दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं वैसा रिफ्लेक्शन जो किसी प्लेन या स्मूथ सरफेस से हो, प्लेन या, उसको क्या कहेंगे? और जो किसी रफ सरफेस से हो। अगर कंपेयर करें तो ये वॉल से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कैसा रिफ्लेक्शन है? कैसा है? इरेगुलर है। कैसा है? लेकिन अगर यहीं पे हम कोई ग्लास डाल दे, कांच डाल दे, आईना डाल दे, ठीक है, वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा सो रेगुलर हो जाएगा। समझ गया? और इन दोनों ही कंडीशंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। दोनों ही कंडीशन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। जरा सा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए मिरर का जानना जरूरी है। तो मिरर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर को जब डिवाइड किया गया तो ये आया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा? कि एक प्लेन सरफेस है, whose one part is polished. प्लेन मिरर इज अ सरफेस whose one part is polished. अब देखिए कि अगर इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया जाए तो कैसा इमेज बनता है? सेम इमेज बनता है। कैसा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d1 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d2, d1 इक्वल टू क्या होगा? d2 होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे उनके बीच कैसा रिलेशन होगा? लैटरली
इन्वर्टेड होंगे। कैसा होंगे? अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो कैसा होगा? वर्चुअल। चूंकि ये स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रहा है। जब आप मिरर में देखिएगा तो आपको लगेगा कि दिस इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है। समझ गए? जैसे जैसे आप अपना डिस्टेंस इस तरफ बढ़ाइएगा, इमेज का भी डिस्टेंस इस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसके तरफ मिरर के तरफ आएंगे, इमेज भी हमारा किसके तरफ आना शुरू हो जाएगा? मिरर के तरफ। समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा चलते हैं कनकेव और कन्वेक्स में। बच्चा, अगर एक स्फेयर को लिया जाए, एज्यूम किया जाए कि एक स्फेयर है और इसको बीच से हम काट देते हैं, तो एक पार्ट जो बनता है वो ये बनता है, और दूसरा, तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। और ये वाला पार्ट जो है कॉनकेव मिरर है। ठीक है? अगर हिंदी में देखें तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। समझे? तो कनकेव कन्वेक्स समझ गए। अब बच्चा, इस स्फेयर का जो सेंटर है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? समझ गए? अगर ये जो लाइन, ठीक है, अगर इसके पैरेलल में ही अगर इसके परपेंडिकुलरली एक लाइन को अगर हम ड्रॉ कर दें तो इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, और ये जो पोल होगा, क्या, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस आपको मिरर को कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा? पोल होगा। द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट द मिरर इज कॉल्ड पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस का आधा जो होगा वो क्या होगा? फोकल लेंथ। तो फोकस क्या होता है? एक पॉइंट होता है when the parallel rays of light, when the parallel rays of light after reflection converge or diverge, और directed to meet that point is called focus। कोई भी पैरेलल रे अगर आएगा, समझिए कि ये अगर पैरेलल रे आया तो ये तो डाइवर्जिंग मिरर है। क्या है? ये इधर चला जाएगा, ये ये रे किधर गया? डाइवर्ज हो गया, रिफ्रैक्ट बैक हो गया। लेकिन जब बच्चे इसको डायरेक्ट किया गया तो ये कहाँ जाकर मिला? फोकस पे। सेम अगर यहाँ भी देखा जाए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है तो इसका भी तो कोई फोकस होगा, तो ये कहाँ से निकलेगा? तो इन बोथ द कंडीशंस व्हेन द रे ऑफ लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज इट पासेस थ्रू द फोकस, इट पासेस थ्रू द। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा हम लोग कंपोनेंट ऑफ मिरर देख लेते हैं। क्या? तो किसी भी मिरर के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ये लाइन क्रॉस किया तो पोल एक कंपोनेंट है, फोकस कंपोनेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कंपोनेंट है। इस लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ये एपर्चर एक कंपोनेंट है। तो पोल किसको कहते हैं? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। फोकस अभी समझ गए हम लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? इट इज अ पॉइंट ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, या इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट।
ये उस स्फेयर का सेंटर है जिसका ये मिरर हिस्सा है। समझ गए? जिस स्फेयर से इसको हमने क्या किया है, निकाला है, उसी का ये क्या है, सेंटर है। समझ गए बच्चा? अब यहाँ से सेंटर से पोल की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों मिरर में सेम ही कॉन्सेप्ट है। समझ गए? बस फर्क इतना है, कॉन्केव में बच्चा उसके सामने, स्क्रीन के सामने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बट कन्वेक्स में स्क्रीन के पीछे होता है। क्लियर? जैसा रे डायग्राम इसका देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी बात करें बच्चा, तो रे डायग्राम में कि अगर अलग अलग पोजीशन से रे को स्ट्राइक कराया जाए मिरर सरफेस पे, तो वो कहां से पास करेगा? पोल है, फोकस है, और पहला कंडीशन कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे ऑफ लाइट तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ठीक है? लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे ही इंसिडेंट होता है, तो फोकस पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा? अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होता है तो वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। बच्चा क्यों? क्योंकि सर्कल में सेंटर से किसी भी पोजीशन पे उसके लाइन ड्रॉ करे, वो हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर का ही रिलेशन शो करेगा। ये बात समझ में आया? सर्कल पढ़े है ना कि अगर कोई सर्कल में सेंटर से जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट के साथ क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर का ही रिलेशन शो करता है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। समझ गए? और अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करता है, कहाँ? तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कहता था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता था कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे और एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तीनों एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। और दूसरा लॉ कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। डजंट मैटर कि आपका रिफ्लेक्शन रेगुलर है या इरेगुलर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सेम हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी ड्रॉ करके देखेंगे। ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो इट्स सपोज टू बी मीट ऑन द फोकस। ये कहाँ मिलेगा? लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आता है तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द फोकस आए, किधर? तो ये क्या होगा? पैरेलल चला जाएगा। क्या होगा? और अगर कोई रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाए तो ये इसी पाथ पे बैक हो जाएगा। समझे? तो दोनों ही मिरर के रे डायग्राम या ट्रेवलिंग ऑफ रे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए कि अगर अलग अलग पोजीशन से रे को स्ट्राइक कराया जाए मिरर पे तो वो कैसे पास करेगा। और इन कंडीशंस को फॉलो करके हम लोगों को 6 इमेज ड्रॉ करने हैं जो कनकेव मिरर का है और 2 इमेजेस
कॉन्वेक्स मिरर के ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशंस में हम लोग इमेज फॉर्मेशंस को देखते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। इसको मिटा दे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला कंडीशन बच्चा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, कहाँ है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, ठीक है। कहीं भी इन्फिनिटी पे हमारा इमेज अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे आएगा, फोकस पे इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। और रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल और, पहला कंडीशन समझ में आया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर हम कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो बच्चा यहाँ देखिए कि एक रे ऑफ लाइट तो पैरेलल आएगी, वो कहाँ से गुजरेगा, और एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के सरफेस पे टकराएगा और ये इसी पाथ पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए कि ये दोनों लाइन कहाँ पे कटा है, इस पोजीशन पे। तो अगर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज में कंपैरिजन करें तो इमेज का साइज जो होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट छोटा होगा। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा, इमेज छोटा होगा। ये समझ में आया। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, समझ में आ गई चीजें। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, यानी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड कंडीशंस को अगर ड्रॉ करे बच्चा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस करते हैं, कहाँ पे, तो ऐसे कंडीशंस में एक पैरेलल आ जाएगा। आ गया दूसरा रे ऑफ लाइट। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। अब इस कंडीशन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा साइज ऑफ इमेज के। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेचर क्या होगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर समझे मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ। अब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, इन दैट कंडीशन व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कन्वर्जेज ऑन फोकस। कहाँ पे आ गया ये, फोकस पे। और दूसरा रे ऑफ लाइट किधर जाएगा बच्चा, इधर हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग फोकस से भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए, दोनों कंडीशंस को यहाँ यूज किया जा सकता है। यहाँ से हम एक आपको डॉट डॉट लाइन में ड्रॉ करके दिखा देते हैं। मिला उसी पोजीशन पे।
तो दोनों ही कंडीशंस में इमेज फॉर्म कहाँ होगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में कंपेयर करें तो इमेज का साइज कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, क्या होगा? समझ में आ गया? अब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को थोड़ा सा और डिस्प्लेस करते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं कहाँ पे? बच्चा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था? तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा इमेज कहाँ बनेगा? पहला रे ऑफ लाइट किधर गया? पैरेलल, कहाँ से क्रॉस करेगा? और दूसरा पोल पे इंसिडेंट होगा। ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या चले गए? पैरेलल चले गए। तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? इन्फिनिटी पे। और इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, क्या है? बड़ा है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाईली इनलार्ज्ड है। ठीक है। एंड नाउ द लास्ट केस, अगर फोकस और पोल के बीच में हो, ये एक सिंगल कंडीशन है जिसमें इमेज हमारा कनकेव मिरर में क्या बनता है? वर्चुअल और इनलार्ज्ड। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, समझे कि नेम द मिरर व्हिच फॉर्म इमेज व्हिच इज वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड। समझ गए? ये तो इधर आ गया, लेकिन जैसे ही हम इसको डायरेक्ट करेंगे इस तरफ, ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके मिल जाएगा और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए और बी। अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या है? हाईली इनलार्ज्ड है, लेकिन इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल और यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? Now we are moving towards the convex mirror. There are only two conditions in convex mirror. One is what? When object is on infinity. When object is on infinity. And second condition is what? कि the object is placed anywhere between center of between pole and infinity. Pole and only two conditions are there. This is the convex mirror and this is the focus, center of curvature, and this is pole. If object is placed on infinity, if object is placed on, the image will form at focus. Nature of image is virtual and direct. Size of image same point size. Clear? And second condition is what? कि if object is placed anywhere between pole and infinity, it go up to here and directed towards the focus, refract back in another direction. Clear? In one condition. Second condition is what? The ray of light strikes the pole and goes through reflection. If we direct this ray of light, both of them meet over here. Here is the image, and if we compare the object and image is diminished. Image is diminished, or we can say that smaller in size as compared to object. Image is smaller in size as compared to object. Clear all of you? यहाँ तक क्लियर?
अब जरा समझ लीजिए कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या होता है। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर मिरर फॉर्मूला की बात करें बच्चा, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ जो होता है 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, वेयर f इज व्हाट? फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, and v is image distance। अगर इनके साइन कन्वेंशन की बात करें, ये कॉनकेव है, इधर कॉन्वेक्स है। यहां सिर्फ अब सिंबल को यूज कर रहा है बच्चा। u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा दोनों में निगेटिव ही कंसीडर किया जाएगा। इट विल कंसीडर्ड निगेटिव इन बोथ द मिरर। नाउ सेकेंड वन इज इमेज डिस्टेंस। इट विल निगेटिव जब इमेज कैसा होगा? रियल, इमेज रियल होगा, और इट विल पॉजिटिव जब इमेज वर्चुअल होगा। तो क्या कनकेव मिरर में कभी भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा? आएगा, एक कंडीशन में। कनकेव भी एक जगह वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, समझ गए? जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। फोकल लेंथ कॉनकेव का निगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? कनकेव का निगेटिव, कन्वेक्स का पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो कनकेव का निगेटिव हो जाएगा रियल के कंडीशन में, रियल एंड इन्वर्टेड, और इधर पॉजिटिव हो जाएगा कब? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड। तो ये जो साइन है ये कभी चेंज नहीं होंगे, समझे? तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ये फिक्स साइन है, ठीक है। अगर कार्टेशियन प्लेन से कंपैरिजन करें तो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से ही हम लोग साइन कन्वेंशन वो पढ़ते हैं। जो भी लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर होगा वो सब क्या हो जाएगा? जो राइट साइड में मेजर होगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर होगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर होगा। चूंकि आप ग्राफ में पढ़े हैं कि इधर x एक्सिस होता है, इधर x डैश, इसको y कंसीडर करते हैं, y डैश। तो ये वाला सारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स इधर लिखे जाते हैं और इधर निगेटिव इंटीजर्स। और ये ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। वैसे ही y एक्सिस पे सारा ऊपर में पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और डाउनवर्ड में निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन जो है हमारा कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है, इसी पे। समझ में आ गया ये? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन की ओर। बच्चा मैग्निफिकेशन कहता है कि ये जो रिलेशन है किसके बीच में है? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसको डिफाइन करना है तो सिंपली वी कैन से दैट कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन में यही कंसीडर किया जाता है। अब देखिए कि अगर मैग्निफिकेशन हमारा 1 के बराबर हो जाए, इन दैट कंडीशन ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या है? सेम है। अगर हमारा m ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इमेज कैसा है? इनलार्ज्ड है, इमेज इज एंड m अगर हमारा लेस देन 1 हो जाए तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या है हमारा? छोटा है। तो ये सारे कंडीशंस थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के,
समझ गए? तो रिफ्लेक्शन में हमने ये देख लिया। रिफ्रैक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन रेक्टेंगुलर स्लैब से कैसे होगा, जो हम लोग ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके भी है। तो रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं? द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड कर जाता है। क्या करता है? बेंड कर जाता है। रीजन, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज करती है ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के हिसाब से। जो जितना ज़्यादा डेंसर होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। समझ गए? जैसे अगर आपको खाली रोड पे बाइक लेके छोड़ दिया जाए तो आपकी रफ्तार बहुत तेज होगी, लेकिन क्राउडेड रोड पे छोड़ दिया जाए तो क्या घना, जहाँ पे ज़्यादा, अब जैसे रोड में भीड़ हो तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई, मतलब आप कंप्लीटली फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। समझ में आई चीज़ें? उसके बाद उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसका? उसको क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ लाइट इन अ मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करता है और उसको फिर मीडियम में, दोनों का रेशियो निकाल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडर करेंगे। फिर स्नेल्स लॉ को डिस्कस करेंगे और देन आफ्टर लेंस, फिर उसके बाद वही कहानी है रे डायग्राम लेंस का, लेंस फार्मूला, पावर, मैग्निफिकेशन प्रूव कर सकते हैं।